विधानसभा। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। ये कंप्लीट स्टडी आप लोगों को कितना पसंद आया, कितना हेल्पफुल है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, जय हिंद स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा। अपने स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला झारखंड से स्टार्ट करते हैं। झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ ले लिए। ये चौथी बार ये मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के चौथी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अब तक 3 बार ही कोई मुख्यमंत्री रह चुका है, जिनमें कि अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन भी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चौथी बार 4 बार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड हेमंत सोरेन के नाम हो गया है। ये झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ले ली है। 28 नवंबर को इन्होंने शपथ ली है। बरहेट विधानसभा से निर्वाचित है। विधानसभा क्या है तो बरहेट है। और इनके पत्नी कल्पना सोरेन भी इस बार गांडे विधानसभा से विधायकी का चुनाव जीत लिया है। हेमंत सोरेन पहली बार 2013 में जुलाई 2013 में मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद ये 2019 में दिसंबर 2019 में मुख्यमंत्री बने। उसके बाद इसी वर्ष जुलाई 2024 में ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, जब ये जेल गए थे। जेल से आने के बाद ये चंबई सोरेन के बाद ये मुख्यमंत्री बने थे जुलाई 2024 में। और अब बन रहे हैं नवंबर 2024 में वापस से चौथी बार ये मुख्यमंत्री झारखंड के। हेमंत सोरेन का जन्म 10 अगस्त 1975 में हुआ था। 1975 में इनका जन्म हुआ था। इनकी मैट्रिक और 12th तक की पढ़ाई बिहार से हुई है, बिहार पटना से हुई है। और ये रांची के मेसरा जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें इन्होंने एडमिशन लिया था, परंतु ये कंप्लीट नहीं किए थे। किसी कारणवश इन्होंने छोड़ दिया था। अब मुख्यमंत्री की बात चलिए तो थोड़ा मुख्यमंत्री के बारे स्टैटिक भी समझ लेते हैं और झारखंड के बारे भी समझेंगे। तो भारत में सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, किनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो पवन कुमार चामलिंग, ये सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में 24 साल 204 दिन वो मुख्यमंत्री थे सिक्किम के। दूसरे स्थान पर आते हैं नवीन कुमार पटनायक, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। 24 वर्ष 89 दिन ये मुख्यमंत्री थे। और तीसरे स्थान पर ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। 23 साल 137 दिन ये मुख्यमंत्री रहे थे। सबसे छोटा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा है? तो हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 1 दिन के मुख्यमंत्री बने थे ये। अब थोड़ा झारखंड का स्टैटिक भी समझ लेते हैं। झारखंड का कंप्लीट स्टैटिक बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने यहाँ आप लोगों के लिए सजा कर लाया है। ये देख लीजिए, कंप्लीट शॉर्ट नोट्स की तरह है। पहले झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पहले राज्यपाल प्रभात कुमार। सबसे लंबा कार्यकाल झारखंड का मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रघुवर दास, मतलब एक बार में लंबा कार्यकाल रघुवर दास। निर्दलीय विधायक और मुख्यमंत्री बने थे। निर्दलीय विधायक के रूप में मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ये बने थे। बात की जाए कि मधु कोड़ा निर्दलीय विधायक थे फिर भी मुख्यमंत्री बने थे। कब बने थे? 2006 ईस्वी में। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी में होती है। और 2000 ईस्वी में ही छत्तीसगढ़ की 1 नवंबर को और उत्तराखंड की 9 नवंबर को स्थापना होती है। झारखंड में लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा 6 है, विधानसभा 81 है। राजकीय पक्षी झारखंड का कोयल है। राजकीय पशु हाथी है और हाथी ही कर्नाटक और केरल का भी राजकीय पशु है। राजकीय पुष्प झारखंड का पलाश फूल है और उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पुष्प पलाश ही है। राजकीय वृक्ष साल है, जिसे कि सखुआ भी कहते हैं। और छत्तीसगढ़ का भी राजकीय वृक्ष सखुआ ही है, साल ही है। बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर 1875 को होती है। इनका जन्म उलिहातू खूंटी में हुआ था। झारखंड की 15 नवंबर को कौन कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस, जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को मनाते हैं। ये कंप्लीट स्टैटिक है झारखंड के बारे में। और बरहेट अगर बात करें तो बरहेट विधानसभा किस जिले में आता है? तो साहेबगंज जिले में आता है बरहेट विधानसभा। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। ये कंप्लीट स्टैटिक आप लोगों को कितना पसंद आया, कितना हेल्पफुल है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, सेकुलर और इंटीग्रिटी यानी कि सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष और इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता, इन तीनों शब्द को संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था? तो 1976 में 42वां संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल में इन शब्दों को जोड़ा गया था।
इनमें से दो शब्द, सोशलिस्ट और सेकुलर, इन शब्दों को ध्यान रखिएगा। सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष को, इन दो शब्दों को प्रस्तावना से हटाने के लिए मांग की गई थी। इसके लिए याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। किसके द्वारा? पूर्व राज्यसभा सांसद थे सुब्रमण्यम स्वामी, इनके द्वारा याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया है। 22 नवंबर को इनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना है। तो इन दो शब्दों को ध्यान रखिएगा, समाजवादी और सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष, इन शब्दों के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी प्रस्तावना से हटाने के लिए, यानी कि संविधान से हटाने के लिए याचिका दायर की गई थी। तो शब्दों का क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है। रश्मि शुक्ला, डीजीपी रश्मि शुक्ला, ये महाराष्ट्र की नई डीजीपी बन गई है। वापस से इनको डीजीपी बना दिया गया है। हम लोगों ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले पढ़ा था कि इनको हटा दिया गया है, चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद इनको हटा दिया गया था रश्मि शुक्ला को। यह महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी थी। यह कब बनी थी? जनवरी 2024 में यह बनी थी। और ठीक विधानसभा चुनाव के पहले, अभी जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, तो इनको हटा दिया गया था और इनके स्थान पर संजय कुमार वर्मा को डीजीपी बनाया गया था। अभी वापस से इनको डीजीपी बना दिया गया है रश्मि शुक्ला को। तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के वापस से डीजीपी बननी है रश्मि शुक्ला, इसलिए यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि तुरंत ही चेंज हुए हैं। संजय कुमार वर्मा अभी बने थे, 1 महीना भी नहीं हुआ और ये भी वापस से रश्मि शुक्ला आ गई है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इरेस्मस पुरस्कार 2024 किनको दिया गया? कौन भारतीय? ये भारतीय, इस पुरस्कार को पाने वाले भारतीय कौन है? तो अमिताभ घोष। इरेस्मस पुरस्कार 2024, नाम थोड़ा अलग सा है, यूनिक सा है, ध्यान रखिएगा। अमिताभ घोष को यह पुरस्कार 2024 के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यह पुरस्कार दिया जाता है प्रीमियम इरेस्मियम फाउंडेशन, नीदरलैंड का यह पुरस्कार, नीदरलैंड की एक संस्था है, इसके द्वारा, यह संस्था द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अमिताभ घोष भारतीय हैं और इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार जीता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिल चुका है 1989 में, और 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में, पद्मश्री पुरस्कार 2007 में। इनके पुस्तक जो हैं द सी ऑफ पॉपी, द शेडो लाइन्स, फ्लड ऑफ फायर, रिवर ऑफ स्मोक, ये इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। इनसे भी प्रश्न बन सकता है कि ये पुस्तक किसके राइटर है, इसके राइटर कौन है। तो इस पुस्तक को भी, इनके राइटर पुस्तक को भी ध्यान में रखना है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया गया है और इसके लिए पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। तो किस मंत्रालय द्वारा? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। तो केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी है। तो इनके द्वारा यह अभियान चलाया गया है और पोर्टल को भी लॉन्च कर दिया गया है। तो यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था, इसी से यह प्रेरित है। यह अभियान बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, यह प्रेरित है इससे। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा कि ये कब शुरू हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में, और अभी स्टार्ट किया गया नवंबर 2024 में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। चलिए नेक्स्ट है OPCW, इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन केमिकल वेपन्स। यह एक पुरस्कार है OPCW 2024 द हेग अवार्ड, इस पुरस्कार का नाम है। यह पुरस्कार किसे दिया गया है? इंडियन केमिकल काउंसिल को यह पुरस्कार दिया गया है। इसका मुख्यालय, इस पुरस्कार का संस्था का मुख्यालय सचिवालय जो है द हेग में है। और यह पुरस्कार क्यों दिया था, उद्देश्य क्या है पुरस्कार को देने का? तो दुनिया को रासायनिक हथियार से मुक्त बनाने के लिए यह उद्देश्य यह संस्था काम करती है। जो भी इस क्षेत्र में काम करते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है, दुनिया को रासायनिक हथियार से मुक्त करने के लिए। OPCW को 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, स्थापना कब की गई थी? OPCW 2024 द हेग अवार्ड, इसकी पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो 2014 में स्थापना की गई थी। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नोबेल शांति पुरस्कार OPCW ने कब जीता है? तो 2013 में जीता है। नोबेल पुरस्कार की बात चली है तो नोबेल पुरस्कार 2024 में
नोबेल पुरस्कार 2024 की लिस्ट कंप्लीट लिस्ट है, किनको दिया गया है, क्यों दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, कंप्लीट यहाँ लिस्ट है। इसका भी एक बार हम लोग अभ्यास कर लेते हैं। मेडिसिन, जिसको कि फिजियोलॉजी या चिकित्सा भी कहते हैं, इस क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस यूएसए के वैज्ञानिक, गैरी रूकिन यूएसए के, इन दोनों को दिया गया है माइक्रो आरएनए और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन के लिए खोज के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था। फिजिक्स भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन एच हॉफील्ड जो यूएसए के वैज्ञानिक हैं और जेफ्रे ए हिंटन कनाडा के वैज्ञानिक, इनको एआई मशीन लर्निंग के लिए यह पुरस्कार दिया गया था दोनों को। केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को यह पुरस्कार क्यों दिया गया था? एआई इस्तेमाल के साथ प्रोटीन की संरचना का अनुमान के लिए पुरस्कार इनको दिया गया था। लिटरेचर यानी कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग साउथ कोरिया की लेखिका हैं, इंसानी जीवन की कठिनता पर इन्होंने लेखन किया था, इसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार जापान की एक एनजीओ है निहोन हिडानक्यो, इनको यह पुरस्कार दिया गया था। क्यों दिया गया था? तो परमाणु हथियारों के उपयोग से होने वाले नुकसान से लोगों को जागरूक करने के लिए इस एनजीओ ने काम किया, इसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था नोबेल शांति पुरस्कार 2024 का। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, 3 अर्थशास्त्री को, डॉरेन एस मोगलू, साइमन एन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। काम क्या किया इन्होंने? इन्होंने एक शोध प्रस्तुत किया कि देश के बीच समृद्धि में अंतर क्या है, क्यों है देशों के बीच समृद्धि में अंतर, यानी कि कोई देश बहुत ज़्यादा धनी है, बहुत ज़्यादा विकसित है और कोई देश बहुत ही ज़्यादा विकसित है, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब है। क्यों, कारण क्या है? एक साथ आज़ाद होने के बाद भी वो इतना अंतर क्यों है? इस पर इन्होंने एक शोध प्रस्तुत किया है, पूरा कंप्लीट रीजन भी बताया है और डिटेल भी बताया, उसका सुझाव भी दिया है, सोल्यूशन भी दिया है, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 का। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं नोबेल पुरस्कार, कंप्लीट लिस्ट इसे देख लीजिएगा, स्टेट भी, कंट्री भी ध्यान रखिएगा और किस क्षेत्र में किनको मिला है नाम भी उनका ध्यान रखिएगा। पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो लेह लद्दाख में खोला गया, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन है। और किसके द्वारा खोला गया है? तो अमरा राजा ग्रुप की जो इकाई है अमरा राजा इंफ्रा, इसके द्वारा किया गया है। यह एनटीपीसी के लिए ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद करेगी एनटीपीसी के लिए। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा यह उद्घाटन किया गया। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन, यह ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट स्लाइड पे ग्रीन हाइड्रोजन के बारे ही पढ़ेंगे, परंतु यह भारत का बड़ा होगा, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रखेंगे 29 नवंबर 2024 में। आधारशिला रखेंगे कहाँ? विशाखापत्तनम में। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 29 नवंबर को किया जाएगा विशाखापत्तनम में। उद्देश्य क्या है? 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन वार्षिक उत्पादन करना है। 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। तो सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब विशाखापत्तनम में, और सबसे पहला ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन या कि हब कहाँ खोला गया? तो लेह लद्दाख में खोला गया है। तो दोनों को डिफरेंस ध्यान रखकर इसको ध्यान में रखना है। आशा करता हूँ सेशन पसंद आया है। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, और आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगर बता सकते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद, जय हिंद।